वेलकम एवरीवन। तो केवीएस पेडागोजी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ऑन योर डिमांड। बहुत बोल रहे हो कि एमसीक्यू कराओ एमसीक्यू कराओ, तो आज पहला डे रहेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस का। सेट 1 ये है, ठीक है। इसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, उसके बाद ही आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस आज होने वाले हैं ये ऑफिशियली किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कहीं ये सोचो मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है। आज जो बनाए हैं वो आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ऑफिशियली किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे सीटेट है चाहे अदर जो एग्ज़ाम्स है उसमें। और दूसरा, आपको अपना स्कोर जो है वो चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009, यानी राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है 2009 का, द प्यूपिल टीचर रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल शुड बी। ये कह रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल का जो टीचर प्यूपिल रेशियो है वो कितना होना चाहिए, प्यूपिल टीचर, यानी एक टीचर के ऊपर, यानी एक क्लासरूम में एक टीचर के साथ कितने स्टूडेंट्स जो है इंक्लूडेड होने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा 30:1। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे ये तो बोल दिया प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। अगर अपर प्राइमरी की बात होती तो यहाँ पे हम क्या ऑप्शन टिक करते हैं, 35:1। तो इसका भी ध्यान रखना, ये एक क्वेश्चन में 2 हो गए हैं यहाँ पे, ओके। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मिड टर्म में एग्ज़ाम होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, यानी जो 6 मंथ में होते हैं ना मिड टर्म में, तो वो किसका एग्जाम्पल है। क्रिएटिव असेसमेंट, क्रिएटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन तो नहीं है। रेफरेंस्ड असेसमेंट नो। समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट तो हमें पता है एंड में होता है, टर्म के एंड में, मिड टर्म में तो है ही नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। देखो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है कि जहाँ पे हम रिजल्ट्स जो हैं उनका यूज़ कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी नैदानिक मूल्यांकन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। According to NCF 2005, the main goal of mathematics education is, यानी जो गणित शिक्षा हम देते हैं NCF 2005 के अकॉर्डिंग उसका मेन गोल क्या है। ऑप्शंस पे चलते हैं। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का प्रशिक्षण, नो। क्लासरूम लर्निंग, अब क्लासरूम लर्निंग सही भी है, लेकिन क्लासरूम लर्निंग तो और भी सब्जेक्ट से होती है, तो सिर्फ मैथ का ही क्या इसमें रोल रहने वाला है, तो सिर्फ मैथ्स के लिए पूछा है इसने। मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग, तो ऑप्शन नंबर सी यानी बच्चे की सोच का गणितीकरण करना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। कोर्स कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कोर्स कंटेंट ये तो रिलेटेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब जो लर्निंग की यानी सीखने की जो थियोरीज हमने पढ़ी हैं उसमें ये जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है, यानी जो इनाम और सज़ा का जो प्रावधान है, ये कौन सी थ्योरी से रिलेट करता है। सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग तो सामाजिक शिक्षण हो गया, ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। ये एक्चुअली टेक्निक्स होती हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव तो हमारे संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड हो गए, है ना, तो ये भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आते हैं 2। अब इसमें आएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। हमने पढ़ा था कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोसेस रिलेटेड टू लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड के दौरान कौन सी ऐसी प्रोसेस है इनमें से जो लर्निंग यानी सीखने से रिलेटेड नहीं है। इस नोट का आपने बहुत ध्यान रखना है। देखो पास्ट एक्सपीरियंस यानी हमारे अतीत के अनुभव, ये तो हमने पढ़ा है कि उनसे हम सीखते हैं। रिफ्लेक्शन का तो हर वीडियो में ही लगभग जिक्र हुआ है कि रिफ्लेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है लर्निंग को एनहांस करने के लिए। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन भी एक तरह की इमेजिनेटिव थिंकिंग, ये भी एक लर्निंग का मेथड है। आर्ग्यूमेंट यानी बहस, ये थोड़ा सा रिलेटेबल नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसको यहाँ पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल
फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट। वोकेशनल यानी हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, तो कौन सी एज में हम वोकेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करते हैं? ऑब्वियसली ओल्ड एज में तो बिल्कुल भी नहीं, एडोलसेंस, चाइल्डहुड, इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या वोकेशनल, क्या उससे रिलेटेड करेंगे? चाइल्डहुड में भी नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी, एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था। इस अवस्था में हम जो वोकेशनल एडजस्टमेंट है उससे डील कर रहे होते हैं, और हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज़ यूज फॉर विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन? कौन से तरह के बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण जो है उसका यूज़ किया जाता है? देखो, उपचारात्मक जो शिक्षण है वो कब दिया जाता है? जब हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि जो चिल्ड्रन है उसकी लर्निंग में ये इशू है, ठीक है, तो तब हम रेमेडियल टीचिंग जो है वो देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? फास्ट लर्नर्स, नो। स्लो लर्नर्स, गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव लर्नर्स, नो। तो यहाँ पे मोस्ट रिलेटेबल ऑप्शन जो है वो स्लो लर्नर्स यानी धीमी गति से सीखने वाले बच्चे जो हैं वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ज़्यादा रिलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, who was the chairman of National Steering Committee on NCF 2005? NCF 2005 की जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थी उसमें चेयरमैन कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल या प्रोफेसर राममूर्ति? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट रहेगा। प्रोफेसर यशपाल जो थे वो यहाँ पे चेयरमैन थे NCF 2005 की कमेटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RTE एक्ट 2009 इज़ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कौन सी एज ग्रुप के लिए RTE एक्ट 2009 बात करता है? 5 to 12, 12 to 18, 7 to 15 या 6 to 14? अब क्लियरली हमने इसको पढ़ा है कि 6 से 14 साल की जो एज है उस एज के बच्चों के लिए RTE एक्ट 2009 बात करता है। लेकिन यहाँ पे भी एक थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट करके पूछ लेते हैं कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन बनेंगे। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए क्या बात करता है RTE 2005? उनकी क्या एज रहेगी? तो यहाँ पे 6 to 18 ईयर्स की जो एज है उसका प्रावधान है राइट टू एजुकेशन 2019 में। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलिएबिलिटी रेफर्स टू, जो रिलिएबिलिटी यानी विश्वसनीयता का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे जो है संबंधित है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। देखो, रिलिएबिलिटी हमने इवैल्यूएशन में पढ़ा था, क्राइटेरिया ऑफ गुड टूल। क्राइटेरिया ऑफ गुड टूल में रिलिएबिलिटी, वैलिडिटी ये हमने पढ़ी थी अच्छे से, बहुत अच्छे से। पर्पस ऑफ मेजरमेंट, नो। मापन का उद्देश्य नहीं आएगा। निर्देशों की निष्पक्षता, ये भी नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर, अंकों की निरंतरता। मैंने आपको एग्जाम्पल भी देके बताया था कि अगर एक टीचर टेस्ट ले रहा है, पहले उसने टेस्ट लिया, वहाँ पे बच्चों का स्कोर अलग है, लेकिन दूसरा टेस्ट लिया और उसमें स्कोरिंग कुछ ज़्यादा ही अलग है, पहले बहुत ज़्यादा थे फिर बहुत कम आए, तो वहाँ पे वो रिलिएबल नहीं है टेस्ट। ठीक है, तो रिलिएबिलिटी जो है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर जो है उसकी तरफ इशारा करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगा। डी क्यों करेक्ट नहीं रहेगा? यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोरिंग मतलब हर टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट से रिलेटेड हो गया कि थ्रू आउट द ईयर जो है सेम नंबर ही आएंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, होवर्ड गार्डनर। सिंपली हमने इसको पढ़ चुके हैं हम। होवर्ड गार्डनर ने ये जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की ये दी है, और इस थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है वीडियो में, है ना। जीन पियाजे नो, डेविड वेस्लर नो, एरिक एरिक्सन नो। होवर्ड गार्डनर जो है ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बंडूरा। देखो, एल्बर्ट बंडूरा की कौन सी थ्योरी है? मैंने इसलिए आपको करवाया एल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सीधा ही जब आप इस तरीके से याद करते हो तो सीधा थ्योरी का नाम आ जाता है और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लासिकल कंडीशनिंग तो इवान पावलोव ने दी है, कॉग्निटिव इनसाइट वोल्फगैंग कोहलर ने दी है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत दिया है एल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स पर वीक फॉर टीचर्स इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009? RTE 2009 में मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने डिसाइड किए गए हैं टीचर्स के लिए, वो भी इसमें
तो चलो देख लेते हैं 30, 56, 45 या 70। तो यहाँ पे 45 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कि एक वीक के अंदर एक टीचर के जो वर्किंग आवर्स हैं वो एटलीस्ट 45 तो होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन वी यूज़ आवर करंट स्कीमास टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जब हम बाहरी दुनिया की व्याख्या करने के लिए अपनी वर्तमान योजनाओं, मतलब जो हमारे करंट स्कीमा है उनका जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है। देखो ये हमने पढ़ा था, ये आएगा एसिमिलेशन यानी मिलाना। ठीक है, एसिमिलेट करना जो हमने पहले सीखा हुआ है उससे हम सिमिलेशन या सिमिलरिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एसिमिलेशन आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी है भाई, सीधा सीधा किसने दी है, इवान पावलोव ने दी है। बी एफ स्किनर ने कौन सी दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। ईएल थॉर्नडाइक की अलग है, कॉलबर्ग की अलग है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पावलोव। आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी यानी जो किशोर अपराध है, बाल अपराध जिन्हें हम कहते हैं, उसका कारण क्या है। अभी इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो बच्चे लॉ के साथ इसमें होते हैं, संघर्ष में होते हैं, यानी उन्होंने कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट कर दिया है तो उसे कहते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी और इनके लिए अलग से कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका कोज क्या हो सकता है इन चारों में से। वेल्दी फैमिली यानी बहुत अच्छी फैमिली है तो थोड़ा सा रिलेट नहीं करता। वर्किंग इन फैमिली विद म्यूचुअल कंसेंट, आप ऐसे परिवार में रह रहे हो जहाँ सब सहमति से काम करते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे अराइज होंगे। परिवार के सदस्यों का स्नेहपूर्ण व्यवहार यानी सिंपैथेटिक बिहेवियर, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगर उनके साथ संघर्ष है तो ये कॉज हो सकता है एक कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो है वो हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ADHD मीन्स, ADHD अभी ये भी पढ़ाया था। ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी जो आपकी अटेंशन है या तो उसमें डेफिशिएंसी हो, कमी हो, या फिर हाइपर एक्टिविटी, आप ज़्यादा एक्टिव हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। चिल्ड्रन विद स्पीकिंग डिफिकल्टी यानी बोलने में कठिनाई, नहीं। चिल्ड्रन विद हेयरिंग, नो, हियरिंग वाली भी नहीं आएगी। चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, या यस, ध्यान विकार वाले बच्चे यानी जिनको अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विजुअल इम्पेयरमेंट भी नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, एट विच एज स्लो लर्नर स्टार्ट्स टू वॉक। देखो ये मेरे ख्याल से मैंने डेविएशंस ऑफ डेवलपमेंट जो है उसमें करवाया है कि कौन सी एज में जो स्लो लर्नर्स हैं वो चलना स्टार्ट करते हैं। 10 मंथ्स ये तो गिफ्टेड के लिए था, 12 मंथ्स ये एवरेज के लिए होता है, 14 मंथ्स ये होता है स्लो लर्नर्स के लिए या जिनकी लर्निंग जो है, जिनकी डेवलपमेंट जो है थोड़ी सी गैप में है। तो ऑप्शन नंबर सी, 14 महीने जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व या फिर वो जो कुछ भी है इंडिविजुअल जो है वो किसका प्रोडक्ट है। ग्रोथ का, ग्रोथ के साथ तो कुछ दिया ही नहीं तो प्रोडक्ट किसका होगा। एनवायरमेंट, ओनली एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, नहीं। ओनली डेवलपमेंट का प्रोडक्ट है, नहीं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अपनी अनुवांशिकता यानी जो उसने अपने हेरिडिटी से गेन किया है और उसके बाद उसका पर्यावरण जो उसने अपने एनवायरमेंट से सीखा है, उसका एक इंडिविजुअल जो है एक प्रोडक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज मैटरनल फैक्टर्स यानी मातृत्व कारक, हेरिडिटी आनुवंशिकता से रिलेटेड, प्रीनेटल यानी प्रसव पूर्व कारक, या ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव टाइप के बिल्कुल आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सीधे सीधे जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अब पेडागोजी जो है हमारी कंप्लीट है और उन वीडियोस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए और ये जो एमसीक्यूज़ की पीडीएफ भी हैं ये भी अगर आपको चाहिए तो ये जो नंबर है यहाँ पर आप व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पे आपको पेडागोजी वीडियोस की पीडीएफ भी और अपकमिंग जो एमसीक्यू की पीडीएफ्स हैं वो भी आपको मिलेंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अपकमिंग वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट के लिए। वहाँ पे शेयर हो जाता है कि कौन सी नई वीडियो आ गई है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ गुड डे और अपनी प्रिपरेशन करते रहो। बाय बाय।